बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। उमर हैदर ऑफिशियल मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इंफॉर्मेटिव वीडियोस करंट अफेयर्स पर आपको मेरे चैनल से ज़रूर मौसूल होती रहेंगी। आज का जो टॉपिक है एयर इंडिया फ़्लाइट 171, जो कि आपको पता है कि 12 जून 2025 को ये हादसा रोनुमा हुआ अहमदाबाद में। इस हवाले से यूट्यूब चैनल पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें, न्यूज़ आप देख चुके हैं और बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं। इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बात की है, पायलट्स ने बात की है। मैं भी इस पर आप लोगों के साथ आज ये सेगमेंट करना चाहूँगा। इस हवाले से मेरी जो पायलट हैं, जो हाजिर सर्विस पायलट्स हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है इस टॉपिक पर। और इसके अलावा अपना मैंने कुछ रिसर्च वर्क किया है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ मुख्तलिफ मैंने रिसर्च की हैं इस बोइंग के हवाले से, जो ये क्रैश रोनुमा हुआ। दो एस्पेक्ट्स होते हैं हर क्रैश के, या ह्यूमन एरर होता है या टेक्निकल इशू होता है। इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें, मतलब कुछ हक़ाइक़ शेयर करना चाहूँगा कि कायनात में डेस्टिनी, जिसे उर्दू में तकदीर इलाही कहते हैं, यानी कि ये मेरा जो सेगमेंट है पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा और हर मज़हब के लोग उसको देख रहे होंगे। मौत से कोई इनकार नहीं करता, चाहे वो किसी मज़हब का भी हो, इवन के एथियस्ट हो, वो मौत का इनकार नहीं करते कि भाई मौत सबको आनी है। अब बात करते हैं डेस्टिनी की। डेस्टिनी, जिसको तकदीर इलाही भी कहते हैं और हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान मुफस्सिल का हिस्सा है तकदीर इलाही। इंग्लिश में इसको डेस्टिनी, फेट, जो भी कह लें आप। इसमें इसके बहुत सारी इस पर रिसर्च और किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर ये प्री डिटरमाइंड आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं जो कि जब वो रोनुमा होने लगती हैं तो वो उस हिसाब से वो चीज़ें वर्किंग करना शुरू कर देती हैं। मिसाल के तौर पर, ये कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उस एक्सीडेंट से पहले कुदरत वो निज़ाम चलाती है कि वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो हादसा हो जाता है। कभी आप देखिए, कब कहते हैं यार मैं ऐसे निकल जाता, मैं उस टाइम पे वहाँ से नहीं आता तो मैं बच जाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल होते हैं। तो जब कुदरत ने, यानी अल्लाह की तरफ से कुदरत ने जब कोई हादसा लिखा होता है तो वो उसकी चीज़ें टेक्निकल इशू भी बन जाता है, ह्यूमन एरर बन जाता है। कायनात का हर ज़र्रा उस चीज़ को उस पर लग जाता है। यानी कि मिसाल देने पर, उसमें 242 पैसेंजर्स में एक जो है पैसेंजर जो है वो सरवाइव किया। तो वो कैसे? कि उसका वक्त नहीं था, तो डेस्टिनी ने उसको, यानी कि वो बच गया। अब उसकी भी बहुत सारी, उस पर बहुत सारी बातें हुई हैं कि वो 11A सीट थी और वो बिल्कुल इमरजेंसी डोर पे बैठा हुआ था और वहाँ से वो डोर उसने खोला और वो या खुल गया और वो एकदम जंप कर गया। वो एक अलग इशू है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें, कोई भी चीज़ें रोनुमा होना शुरू होती हैं तो वो, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, एयर क्रैश हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें तकदीर की तरफ से वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज़ पे हों, चाहे वो ह्यूमन एरर हो, और वो हो जाता है और फिर वो हादसा रोनुमा हो जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो इंसान को हमेशा ऑल माइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना चाहिए और डेस्टिनी पर, यानी कि जो एक कुदरत का निज़ाम है, जब वो होना होता है तो वो चीज़ें हरकत में आना शुरू हो, कायनात का एक ज़र्रा वो चीज़ें रोनुमा करने में लग जाता है। ये इसको बात को समझें, और जिसने बचना होता है वो बच जाता है। तो एक ये मैंने आपको एक बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ की आपसे बात की, तब हर तरह के व्यूअर्स जो है मेरा ये देख रहे हैं, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि एक चीज़ है जो कि होती है और जब होती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अब आ जाएं अब एक्सीडेंट के ऊपर, जिस पर बहुत सारी बातें हुई हैं, टेक्निकल इश्यूज़ पर, ह्यूमन एरर पर, कि ये फ़्लाइट 171 जो टेक ऑफ की अहमदाबाद टुवर्ड्स लंदन, एक बहुत मतलब अच्छा खासा राउट है। 6000, आई थिंक 6840 किलोमीटर है डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन।
9 hours 40 minutes की ये फ़्लाइट थी, फ्यूल फुल कैपेसिटी में था। 787 जो बोइंग है, 787-8 सीरीज़, ड्रीम लाइनर सीरीज़, ये बोइंग 2011 में जो है लॉन्च हुआ, और 2011 से अब तक ये तकरीबन 1 बिलियन पैसेंजर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रैवल कर चुके हैं। और इसमें जो एयर कनाडा की एयरलाइन है उनके पास भी 787 ये सीरीज़ है 8। इस तरह एयर जापान के पास है, नाइजीरियन एयरलाइन के पास है, एयर इंडिया के पास है। तो ये जहाँ मतलब बोइंग ये 787 अब तक का सेफेस्ट बोइंग प्लेन इसको करार दिया है कि इसका कुछ फेटल एक्सीडेंट 2011 से जब से वो आया है ये, वहाँ अब तक कोई फेटल एक्सीडेंट इस तरह का नहीं हुआ जो ये रोनमा हुआ 12 जून को अहमदाबाद में। अच्छा, अब आ जाएं इस पर बात करने पर, इससे पहले कि बोइंग पे हम बात करें, हम कुछ दोनों इशू पे बात कर लेते हैं। पहले हम आ जाएं टेक्निकल इशू पे। ब्लैक बॉक्स जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर वो जो है मिल गया है। आई थिंक बोइंग की टीम भी अहमदाबाद पहुंच गई है, और इंडिया की एविएशन और इंडिया वो लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स जैसे जैसे कि वो ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं उसको, ब्लैक बॉक्स वो होता नहीं, कलर में वो रेड होता है, ब्लैक बॉक्स नहीं होता। मगर वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ने ये नाम रखा जब उनका रेडियो और ये सैटेलाइट और ये जो चैनल्स वगैरह इमरजेंसी में जब चीज़ें होती थी तो उसको वो ब्लैक बॉक्स में उसका डाटा रखते थे, सब चीज़ें रखते थे। तो उसको उन्होंने ब्लैक बॉक्स का नाम दे दी, तो आज तक वो ब्लैक बॉक्स चला हुआ आ रहा है। बेसिकली ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर या जो ब्लैक बॉक्स या रेड होता है, मतलब ब्लैक बॉक्स का नाम रखा गया है। इसमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सारी 2 तरह की रिकॉर्डिंग होती हैं। फ़्लाइट्स की सारी जो एल्टीट्यूड है, फ़्लाइट का जो टेक्निकल सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और दूसरी तरफ दूसरी रिकॉर्डिंग जो है वो पायलट की और कम्युनिकेशन सारी जो जहाज़ में हो रही होती है वो रिकॉर्डिंग्स भी इसमें होती हैं, ताकि जब इसको डिकोड किया जाता है तो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि कॉज ऑफ क्रैश क्या हुआ। अच्छा, अब जिस तरह ये जो फुटेज आप लोगों ने पूरे मीडिया पर देखी अहमदाबाद क्रैश की, जो आप वो भी पता चला है कि एक 16 साल का लड़का अहमदाबाद अपने वालिद के जहाँ वो काम करके वहाँ मिलने आया हुआ था, और छत पर उसकी भी पूरी वीडियो बनाई, जो कि वीडियो काफ़ी चैनल्स ने ली और वो चलती 16 साल के लड़के ने वीडियो बनाई। टेक्निकल जो ये वीडियो आई, जो चली ये वीडियो, उसके बाद फिर मुख्तलिफ इन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली दूसरे एंगल से। तो जो शुरू में जो फुटेज आई थी वो इस 16 साल के लड़के ने छत से बनाई थी ये वीडियो। तो उसमें देखा जा सकता है टाइम ड्यूरेशन फ्लाइट का लेस देन अ मिनट, 30 सेकेंड प्लस लेस देन अ मिनट ये फ़्लाइट टेक ऑफ की और एकदम ये क्रैश कर गई। अच्छा, अब इसमें जो टेक्निकल इश्यूज़ पर जो बात करेंगे उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। सबसे पहले ड्यूल इंजन फेलियर, यानी कि कहते हैं जो मेरी पायलट से बात हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने कहा वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेन। इंजन इसके बड़ा स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों इंजन इसके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इस तरह गिरना बड़ा ताज्जुब है। तो बेसिकली एक चीज़ तो ये है कि जब पायलट ने टेक ऑफ के फ़ौरन बाद ही मे डे कॉल दी, उसके बाद से रडार से रब्ता मुनक़ता हो गया एयर इंडिया 171 का, और जो लास्ट जो चीज़ मौसूल हुई वो मे डे की आवाज़ थी पायलट की। मे डे, नो पावर इंजन फेलियर, मतलब मे डे की ये कॉल थी। तो इसको ड्यूल इंजन फेलियर भी कहा जा सकता है कि ड्यूल इंजन एक तरह से फेलियर था, और ये भी कह सकते हैं कि ये बर्ड कोई स्ट्राइक की, ऐसी स्ट्रॉन्ग बर्ड्स स्ट्राइक की जिसकी वजह से इंजन जो है नो पावर हो गई, इंजन फेल हो गया। इसके अलावा जो ह्यूमन एरर भी, आप जो लोग कह रहे हैं कि भाई 2 पायलट्स की जो कम्युनिकेशन थी, यानी कि उसमें ये होता है कि फ्लैप्स होते हैं जो कि वो जो है प्रीमेच्योरली तौर पर जो फ्लैप्स थे वो इन्होंने देखे कि वो ऊपर हैं, फ्लैप्स अप थे, जो कि टेक्निकली तौर पर ये चीज़ सही नहीं, यानी लैंडिंग गियर जो था वो डाउन था और फ्लैप्स अप थे। या तो उन्होंने जो कम्युनिकेशन हुई है उसमें, या तो जो कहते हैं कि जो को पायलट था उसने जो है ये जो होते हैं फ्लैप्स अप कर दिए, जो कि टेक्निकल तौर पर ये सही नहीं। और इस पर अब गुफ्तगू करना काबिल वक्त है
क्योंकि जब पायलट्स दुनिया में नहीं रहे तो लोग टेक्निकल इशू को पायलट्स पे ही डाल देते हैं कि जी प्री मेच्योर फ्लैप्स अप थे, लैंडिंग गियर डाउन था, कोई ह्यूमन एरर हुआ है जिसकी वजह से ये जहाज़ फ़ौरन क्रैश कर गया। और टेक्निकल इश्यूज़ में वही ड्यूल इंजन फेलियर है। इसके अलावा बर्ड स्ट्राइक्स जो मैंने आपसे जिक्र किया, पावर बिल्कुल फेल हो गया था इसका, और उसमें ऐसा था कि इंजन इसको टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल इंजन में पावर नहीं रही, जिसकी वजह से वो एकदम गिर गया। ये चीज़ें अब तक आई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक पायलट से ही सुनी गुफ्तगू में, जिसे इस प्लेन के अंदर एक ख़ास किस्म का डिवाइस है जिसे रैट कहते हैं। रैट इसका मतलब होता है जो है रैम एयर टर्बाइन। रैम एयर टर्बाइन जो है वो इस 787 में जो है इक्विप था, और वो होता ये है कि जब कोई इमरजेंसी हो जाए, यानी कि इमरजेंसी की हालत में, जिसे रैम एयर टर्बाइन जो है काम करता है, जब आपका हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक प्रेशर या ये पावर सब ख़त्म हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये रैम एयर टर्बाइन रैट जिसे कहते हैं, ये डिवाइस ऑन हो जाती है। और ये बिल्कुल जो है आपके जो इसकी लोकेट विंग्स के बिल्कुल बिहाइंड होता है ये, और ये जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि विंग्स की तरह होता है छोटे, और ये इसमें इंस्टॉल था। इन्होंने एक मिसाल और दी है कि एयर जापान का एक इसी तरह का 787 प्लेन था जो कि इमरजेंसी लैंडिंग उसने की, और उस वक्त उनका ये रैट जो था वो ऑन हो गया था, और उसकी वजह से प्लेन ने सेफ लैंडिंग की। कोई क्रैश रोनमा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ। और ये रैट डिवाइस भी 787 जो बदकिस्मत 171 तैयारा था, ये डिवाइस वहाँ पर भी काम नहीं की। इसकी वजह से ये होता है कि इमरजेंसी में अगर कोई फेलियर हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिकल या जो है हाइड्रोलिक प्रेशर फेलियर हो जाए, यहाँ देखा गया है कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक दोनों सिस्टम फेल हो चुके थे, और यहाँ पर ये रैट भी काम नहीं किया। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होगी ये चीज़ें सामने आएंगी कि सारे सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गए। वॉज इट अ ह्यूमन एरर और इट्स अ टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू है तो उसके भी बहुत सारे जब ये ब्लैक बॉक्स डिकोड होगा तो टेक्निकल इश्यूज भी सामने आएंगे, और अगर ह्यूमन एरर था तो वो भी सामने आएगा। तो अक्सर ये होता है भाई, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब क्रैश हो जाए तो पायलट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन पर बड़ी आसानी के साथ स्टेटमेंट दे दी जाता है कि पायलट्स ने विद इन 30 सेकेंड्स ये डिसीजन ख़राब लिया जिसकी वजह से ये हादसा रुनुमा हुआ। टेक्निकल इश्यूज़ को फिर हटा देते हैं। तो अब चाहे वो सेफेस्ट हिस्ट्री में तो 2011 में ये लॉन्च हुआ, उसके बाद से सेफेस्ट बोइंग प्लेन है। बोइंग की तरह हिस्ट्री में आपको बता दूं कि बोइंग जो है यूएसए बेस्ड बोइंग कंपनी है। विलियम बोइंग ने 1916 में ये कंपनी जो है लॉन्च हुई थी। सियाटल वॉशिंगटन स्टेट जो है यूएसए का, वहाँ पर सियाटल में इसका हेड ऑफिस रहा है इतने अरसे तक, और अब ये क्रिस्टल सिटी वर्जीनिया में मूव हो गया है बोइंग का। और विलियम बोइंग ने इसकी बुनियाद रखी थी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये जो है इनको रेवेन्यू जनरेट होता है इनका। इनकी सेल ऑल ओवर पूरी दुनिया में इनकी सेल है बोइंग प्लेन्स की। और अगर एयरबस और बोइंग का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो जो एयर क्रैश की जो है उसमें बोइंग की तादाद ज़्यादा है, एयरबस की थोड़ी कम है ओवरऑल। मगर सेफ्टी वाइज और ओवरऑल जो उसमें इक्विपमेंट्स होते हैं बोइंग में, जो ओवरऑल जो इनका जो आवर्स हैं बोइंग की ओवरऑल हिस्ट्री जो है वो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और इनके जो प्लेन्स भी होते हैं उनमें जो है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स विद फैसिलिटीज़ सारी होती है। और इनका जो सिस्टम है बड़ा जिसे कहते हैं कि लेटेस्ट सिस्टम इंस्टॉल होता है बोइंग में। तो ज़ाहिर बात है एक इनका अपना एक नाम है विलियम बोइंग जो है। उसके बाद उन्होंने ये एक पूरी बोइंग कॉरपोरेशन बन गई, और प्लेन्स के साथ साथ इन्होंने सैटेलाइट रॉकेट्स इसके रिलेटेड मिसाइल्स भी ये लोग मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो बोइंग कंपनी का एक पूरा बैकग्राउंड रहा है बोइंग कंपनी यूएसए की। अब बोइंग की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है इंडिया में, और इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री में ये
सबसे बड़ा वाक़या था 171 का, एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा वाक़या हुआ है ये। तो अब आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पता चलेगा कि फाइनल रिपोर्ट क्या आती है बोइंग की तरफ से और एयर इंडिया की तरफ से। बाकी जितनी फ़्लाइट्स ऑपरेट होती रही हैं अब तक, उसमें ये देखा गया है कि जितने भी एयर क्रैश हुए हैं वो हमेशा लैंडिंग और टेक ऑफ, ये दो ऐसे मराहल हैं जिसमें 90% एयर क्रैश होते हैं, लैंडिंग और टेक ऑफ। ये बड़े, और इन्हीं दोनों मौक़ों पर बड़े टेक्निकल चीज़ें रोनुमा होती रही हैं। और ये एविएशन की इंडस्ट्री में यही देखा गया है कि इस तरह जो क्रैशेस हुए हैं उनकी बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ज़्यादातर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ पे आई हैं और कुछ पायलट्स या ह्यूमन एरर करार दे दिया गया। होपफुली मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मज़ीद इसके बारे में आपको तफसील से आगाह करूँगा। और जितने हमें जो है बड़ा अफसोस होता है कि ये जितनी फैमिलीज़ हैं एयर इंडिया 171 में कितनी फैमिलीज़ जो हैं वो दुनिया से जो है जा चुके हैं लोग, फैमिलीज़, कितनी फैमिलीज़ अफेक्टेड हुई हैं और अब तक अफेक्टेड हैं। और ये बहुत बड़ा एक सानिया है इस इंडिया के लिए, इवन के पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए। तो होपफुली जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री, बोइंग और जितनी एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेफ्टी पर मज़ीद जो है प्रोटोकॉल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी ताकि सेफ़ फ़्लाइट्स आइंदा आने वाले वक्तों में देखी जाए। अब तो फ्यूचर में वैसे भी कहते हैं कि जो पायलट्स हट जाएंगे ऑटो पायलट पर काम होगा और मज़ीद कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए रेडी रहे। नेक्स्ट सेगमेंट इंशाल्लाह मैं जो करंट सिचुएशन है ईरान इसराइल वॉर पे, इंशाल्लाह उस पर मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है रिपोर्ट लेके आऊँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।